Hello guys, welcome back to our channel. How are you? In this video, we are going to cover class 10 science chapter number 1st, which is chemical reactions and equation. These are most important board exam PYQ questions. So this video is very useful for your final revision. So make sure you watch the video till the end and don't skip any question. So let's begin. So PYQ year questions 2025. So first question on your screen is electrolysis of water is decomposition reaction. The mass ratio MH ratio MO of hydrogen and oxygen gas liberated at electrode is what in electrolysis? So you have these options. You have four options. फर्स्टली आपको फोकस करना है, ये हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो है वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वो इसने बोल दिया। तो आपको इनका मास रेशो बताना है इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। यू नो द मास ऑफ द हाइड्रोजन इज 1 and the oxygen mass is 8. So it would be 1:8. As simple as that. This is the explanation. During the electrolysis of water जब होता है तो water decompose होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हमें मिलती है उन दो पे, as if you know that reaction। तो दो हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस में वो टेस्ट ट्यूब होती है ना, उसके अंदर बीकर के अंदर हम दो टेस्ट ट्यूब और यहाँ से कनेक्टेड होती है बैटरी वगैरह, ऐसा कुछ होता है। तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। इन नॉर्मल वो रेशो तो 2:1 होता है, लेकिन ऑक्सीजन 8 टाइम होता है हैवियर देन हाइड्रोजन, एज आई हैव सेड कि भाई इनके मास का रेशो बताना है हमें। सो इट वुड बी 1:8। Now let's come to the next question. The next question says जो कि 1 मार्क में आया हुआ है, consider the following reaction. इन reactions को देखते हैं। Okay, we will look. First reaction हमें दिया हुआ है कि dilute HCl plus sodium hydroxide which is NaOH. तो if you know that कि भाई HCl is an acid and sodium hydroxide is an base. So acid plus base तो neutralization reaction होता है and it would give us salt plus water, है ना। Now let's come to the next part. ये बोल रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगी डाइल्यूट HCl के साथ। तो अगेन ये बेस और एसिड है, न्यूट्रलाइजेशन, एंड थर्ड वाला भी एज सेम एज डैट है जो कि है CO2 आपकी रिएक्ट कर रही है NaOH के साथ। तो ये क्या फॉर्म करेगी, CO2 NaOH के साथ फॉर्म क्या कर सकती है ना। ये सभी चीज़ें आपको ये बोल रहा है कि भाई इन सभी में बताओ ईच केस में क्या क्या हो रहा है। इट इज़ फाउंड एट ईच केस। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमने पाया कि हर केस में क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट वाले केस में सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा है। सेकेंड वाला केस मेरे को बोल रहा है क्या, देखो सेकंड वाला ऑप्शन बोल रहा है न्यूट्रल सॉल्ट आर फॉर्म, थर्ड बोल रहा है हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है, एंड लास्ट वाला बोल रहा है एसिडिक सॉल्ट फॉर्म हो रहे हैं। सो इन ऑल 3 रिएक्शंस एन एसिड रिएक्ट विद बेस। ये हमें ऑप्शंस दिए हुए थे तो हमें बताना है कि क्या करेक्ट है। तो बेसिकली आप जानते ही हैं कि सॉल्ट और वाटर हमारा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये क्यों हो रहा है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसलिए ए वाला ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड वन। इट सेज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आ केमिकल रिएक्शन डजंट ओकर। कौन से में केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। वी नो केमिकल रिएक्शन तब होता है जब एक न्यू कंपाउंड मतलब न्यू हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है, रिएक्टेंट से। सो फर्स्ट वाला बोलता है मिल्क इज
लेफ्ट ओपन, हमने दूध को ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया समर में। तो हमें पता है एक नया हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होता है, डेट इज़ आर कर्ड। सो यस इट इज़। तो हमें तो बताना है कि नहीं है। सेकंड वाला ग्रेप्स फर्मेंट हो जाते हैं, हाँ फर्मेंट होके वो अलग ही नए मतलब फ्रेश से फर्मेंट हो गए, तो इट वुड बी अ केमिकल रिएक्शन अगेन। आयरन नील लेफ्ट ऐसे ही छोड़ दिया हमने, तो भाई उस पर रस्ट इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे रिएक्शन होता है, वो हमने पढ़ा भी है, तो इट इज़ ऑल्सो रिएक्शन। लास्ट वन इज आर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर ही नहीं है, लेफ्ट आउट है, बिल्कुल यही बचा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है जिसमें सिर्फ तुम्हारी स्टेट चेंज होती है रिएक्टेंट की, बट वो टोटली चेंज नहीं हुआ है, उससे एक नया प्रोडक्ट हमारा फॉर्म नहीं हुआ है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इज सिंपल एज दैट कि ग्लेशियर पिघले हैं और आपको उन्होंने वाटर दिया है, जो कि उसी की वाटर की तो स्टेट है, वो फ्रीज हो गए, ग्लेशियर बन गए थे। तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, इट इज़ अ फिजिकल रिएक्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप ऑन करते हैं। ये हमें बोलता है कि जो करेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर रही है, जिसमें नेचुरल गैस बर्न हो रही है एयर में, वो बतानी है हमें। इनमें से कौन सी बर्न आउट होके क्या हो रहा है, मतलब नो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और नेचुरल गैस जिसमें बर्न आउट हो रही है एयर की प्रेजेंस में। सो दिस इज आर ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि CH4 जिसको हम मीथेन भी बोलते हैं, वो बर्न आउट होती है ऑक्सीजन के साथ और फिर हमारा वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करती है अलॉन्ग विथ CO2। सो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस और यही हमारा रिएक्शन है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। हमें ये इक्वेशन बैलेंस करके हमें बताना है PQRS इसमें क्या है। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से दिख रहा है स्केलेटन इक्वेशन, तो हम लिख सकते हैं स्केलेटन इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मल जो कि बैलेंस नहीं होती, अनबैलेंस इक्वेशन। तो हमने नॉर्मली यहाँ से लिख लिया, बस PQRS हमने हटा दिया है और नॉर्मली इसको इक्वेशन को ऐसे ही नोट डाउन कर दिया है। देन वो करने के बाद हम इसको बैलेंस करेंगे, हमें उन ऑप्शंस को नहीं देखना है, हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम जानते हैं कि भाई सबसे पहले मेटल को बैलेंस करें, फिर हम अपनी गैस को बैलेंस कर सकते हैं। तो हम पहले, हमें पता है 3 कंपाउंड है इधर, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। तो हमने लिख लिया, पहले हम एल्यूमिनियम को करना चाह रहे हैं, तो लेट्स डू दैट। इधर 1 है, इधर 2 है। सो वी नो डैट कि भाई अगर मुझे दोनों साइड सेम चाहिए, इधर 1 चाहिए और इधर 2 है, तो इधर 2 चाहिए और इधर भी 2 हो सकता है, तो 2 बना दो। तो 1 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा ये 2 बनने वाला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आगे 2 की मल्टीप्लाई कर दी। तो 2Al प्लस H2O गिव्स अस Al2O3 प्लस H2 बन गया हमारा। अब एल्यूमिनियम अगर मैं देखूँ तो 2 हो गए, तो बैलेंस हो गए। अब मैं देखती हूँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखूँ तो इधर 1 है और इधर 3 है, तो अगेन मेरे को रिएक्टेंट साइड 3 बनाना है। कैसे बनाऊंगी मैं? सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे आगे इससे, तो हमने इधर कर दिया है मल्टीप्लाई, तो 3H2O बन चुका है। तो अब मेरा रिएक्शन बन चुका है 2Al प्लस 3H2O गिव्स अस Al2O3 प्लस H2। नाउ लेट्स कम टू कि भाई जब मेरा 3H2O बन गया था, तो 3 2 6, मतलब 6 इधर आ चुके हैं और इधर मेरा H2 2 ही रह गया है। तो मतलब इधर मुझे मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, इधर 6 है इधर 2 है, तो 2 कितने थे, 6 3 सा, तो इसलिए 3 से कर दी। अब मेरे पास जो रिएक्शन निकल के आया है वो ये है। अब मैं देखूंगी तो ये बैलेंस है, आप चेक कर सकते हैं। तो यहीं से, हाँ यहाँ से हम बता देंगे कंपैरिजन करके कि भाई देखो यहाँ पे 2 है, P जो है वो मेरा 2 है, 3 मेरा Q है और R क्या है, R मेरा 1 है, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है। और इस तरीके से ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज
कि बर्निंग ऑफ केमिकल वो जो है हमारा मैग्नीशियम रिबन एयर में बर्न होता है। तो कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन करेक्ट होंगी? तो ये हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहले हम इनको रीड आउट करते हैं फिर देखते हैं। नीचे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहले हम इन्हें देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला बोलता है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ। यस, हमने ये स्टडी किया था, ये करेक्ट है। Now let's come to the second one. A white powder is formed. Yes, whitish मतलब white कलर का पाउडर फॉर्म होता है जिसको हम MgO बोलते हैं। So it's correct. थर्ड, मैग्नीशियम रिबन वेपराइजेस। नहीं, मैग्नीशियम रिबन वेपराइज नहीं होता, उसकी वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, MgO में कन्वर्ट हो जाता है। So ये गलत है। फोर्थ वाला, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाइट पाउडर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। नहीं, ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वुड बी करेक्ट, और इसलिए हमने ये कर दिया। ये वाला मेरा केमिकल रिएक्शन था। अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा अपनी लैब में, आपको केम लैब में, अगर केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट कराया होगा तो आपने देखा होगा दिस इज आवर रिएक्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास निकल के आता है। वो बोलते हैं द वैल्यूज ऑफ ABC हमें फाइंड आउट करनी है। ये सेम ऊपर जैसा बैलेंसिंग करके हमें क्वेश्चन करना है। तो क्या हम कर सकते हैं? ऑब्वियसली सेम एज दैट हमें ये करना है। क्या करना है? कुछ नहीं, हमें स्केलेटल इक्वेशन अगेन लिख देनी है, और आई थिंक ये आपको खुद करना चाहिए बिकॉज वो मैंने आपको बैलेंसिंग करके बता दिया है, बट फिर भी चलिए मैं ऊपर से आपको बता देती हूँ। पहले हम मेटल बैलेंस करते हैं, फिर हम अपनी लेफ्ट आउट बैलेंस करेंगे। तो मेटल बैलेंस करने के लिए आगे कुछ नहीं है, तो 1, इधर देखें तो 1, तो कोई चेंज नहीं है, सही है, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। नाइट्रोजन देख लेते हैं, एंड इसके आगे कुछ नहीं है, बट ये ब्रैकेट के बाहर देखेंगे तो 2, एंड मेरे इधर 2 है, इधर मेरा 1 है, तो इसको मेरे को 2 बनाना पड़ेगा, इसके आगे 2 लगा दिया मैंने। मेरे पास ये बन गया PbO प्लस 2NO2, लेट्स से, ठीक है। ये ऐसे मेरे पास बन के निकल के आ गया। तो अब देखो क्या करना है। अब ये निकल के आ गया। अब मेरे को देखना है कि चलो मेरे को 2NO2 तुमने बना दिया, अब ऑक्सीजन और देख लो। 2 2 ज़ा 4 देखो गया, 4 और 2, इधर 6 ऑक्सीजन है, इधर अगर मैं 6 नहीं सॉरी 7 ऑक्सीजन है, इधर अगर मैं देखूँ तो 6 ऑक्सीजन है, तो 6 और 7 से तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हमें लेफ्ट साइड देखेंगे तो 12 ऑक्सीजन एटम है। राइट साइड अगर हम देखेंगे तो हमारे पास निकल के आएंगे इधर कितने, राइट साइड पे 2 है। तो हम बैलेंसिंग करेंगे और बैलेंसिंग करके मेरी इक्वेशन आ जाएगी। ये आपका होमवर्क है, यू हैव टू डू दैट। ओके गाइस, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, विच इज आर दिस कि एग्जाम्पल बताना है हमें थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। थर्मल डिकम्पोजिशन में कुछ नहीं होता है, सिंपली हमारी हीट जो है वो हम ले रहे हैं डिकम्पोज कराने के लिए। एक्सोथर्मिक नहीं है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो हम हीट कहाँ पे देते हैं? हमने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट वाला देखते हैं ऑप्शन, AgCl को हम सनलाइट में रखते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं, तो ये है थर्मल डिकम्पोजिशन का। देन अगेन CaCO3, CaCO3 अगर हम देखें वहाँ पे हम सनलाइट दे रहे थे, वहाँ पे हम हीट नहीं, वहाँ पे हम सनलाइट दे रहे थे, हम उसे गर्म नहीं कर रहे थे, हम सनलाइट दे रहे थे। बट CaCO3 को CaO और CO2 में कन्वर्ट करने के लिए हम ऑब्वियसली CaCO3 को हीट करते हैं, तो डेट्स वाई इट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। थर्ड वाला देखते हैं। हमें करना क्या है, पानी है, पानी को हम सिंपली H2 और O2 में तोड़ने के लिए क्या करते हैं, हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, बट थर्मल नहीं सॉरी ये इलेक्ट्रिसिटी वाला है ना, वो इलेक्ट्रोलाइसिस वाला, तो ये भी नहीं है क्योंकि हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। डिकम्पोजिशन है, बट ये मेरा इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये वाला मेरा सॉरी सनलाइट वाला है, ये मेरा इलेक्ट्रिसिटी वाला है, ये था हीट वाला। इसको देखेंगे अगेन, ये है 2KClO3 टूटता है 2KCl और O2 में। यस, इट इज़ हीट वाला।
इसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं तब ये ब्रेक डाउन होता है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ वुड बी आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट, हमारे पास 9th क्वेश्चन है डी असर्शन रीजनिंग का। हमें अच्छे से पढ़ना है कि असर्शन क्या बोल रहा है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, यस। क्यों एंडोथर्मिक? इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें हम एनर्जी दे रहे होते हैं अपने रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन होने के लिए। तो दैट्स व्हाई इट इज एन एंडोथर्मिक। या असर्शन इज करेक्ट। नाउ लेट्स कम टू द रीजन। रीजन बोलता है हमें कि डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यस इट इज ट्रू। व्हाई? कि हम ऑर्गेनिक मैटर को कंपोस्ट करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यस, क्योंकि भाई ऑर्गेनिक मैटर हीट की ही वजह से मतलब हीट प्रोड्यूस करता है आफ्टर दैट, तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बट इन दोनों को अगर आप देखोगे ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है, लेकिन आर मेरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है, क्योंकि भाई इट इज़ एन एक्सोथर्मिक, इट इज़ एन एंडोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक ये चीज़ इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो आर ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट, सॉरी बी वुड बी करेक्ट कि ए और आर दोनों ट्रू हैं, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके गाइज, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि भाई सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो ग्रे कलर का टर्न हो जाता है सनलाइट में। यस इट्स ट्रू, हमने पढ़ा था ना। अब हम देखते हैं सेकंड, वो बोलता है इट डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। ये टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिल्वर मिल जाता है हमें क्लोरीन। यस इट्स ट्रू, हमने रिएक्शन पढ़ा हुआ है कि वो लास्ट में Ag+Cl2 प्रोड्यूस करता है। ठीक है, या सो दोनों चीज़ें करेक्ट हैं और रिलेटेबल हैं। सो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। It would be correct. Let's come to question number 11. Question number 11 हमारा बोलता है कि A assertion बोलता है all exothermic reactions are accompanied with evolution of heat and light। कि हमारी सारी जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं वो होती है इवोल्यूशन ऑफ हीट होती है वहाँ से, और लाइट इवोल्व होती है। तो यस, सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीज करती है हीट, ये तो सही है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो लाइट भी कर रही हूँ, है ना। देर आर सम, मतलब ऐसा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हीट रिलीज करती हैं, ये तो कंपलसरी है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। बट ये नेसेसरी नहीं है कि भाई लाइट भी हो। तो असर्शन फॉल्स हो गया क्योंकि दोनों कंडीशन होनी चाहिए थी एप्लीकेबल। रीजन देखते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में और मे नॉट बी एक्सोथर्मिक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो भी सकती है और ना भी। यस इट्स ट्रू, सो इज फॉल्स, आर इज ट्रू। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? ये बोलता है कि एक स्टूडेंट है जो कि परफॉर्म कर रहा है एक एक्सपेरिमेंट स्कूल लैब में। वो क्या करता है, दो ऑब्जर्वेशन, लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशन, हमें 2 ऑब्जर्वेशन लिखनी है जो कि जस्टिफाई कर रही हो इस एक्सपेरिमेंट को, है ना। एक केमिकल चेंज जिसमें टेक्स प्लेस हो रहा है। ओके, हमने ये पढ़ी हुई है, देखो डायरेक्ट NCERT से निकल के आ रहे हैं क्वेश्चंस, और ये इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखिए पहले हम अपना रिएक्शन लिख लेंगे। इसमें कुछ नहीं हो रहा है, जिंक इन्होंने देखो दिया हुआ है, जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम पहले अपने रिएक्टेंट्स लिख लेते हैं, जिंक प्लस H2SO4। तो जिंक डिस्प्लेस कर मतलब जिंक इसके साथ जुड़ जाएगा और H2 को यहाँ से हटा देगा, तो H2 गैस रिलीज होगी, ZnSO4 फॉर्म होगा। अब देखो क्या हो रहा है, हमें क्या करना है, हमें इसके 2 ऑब्जर्वेशन लिखने हैं। तो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो इवॉल्व होंगे जब जिंक ग्रेनुअल रिएक्ट होगा मेरा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सेकंड बोलता है कि जो टेस्ट ट्यूब है वो हो जाएगी आपकी गर्म।
शोइंग दैट हीट इज प्रोड्यूस, जिससे पता चलेगा हीट प्रोड्यूस हो रही है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होता है जब, फर्स्ट हमारा पॉइंट बोल रहा है ए लेड नाइट्रेट इज थर्मली डीकम्पोज। तो जब आपका लेड नाइट्रेट थर्मली डीकम्पोज होता है तो क्या होता है, लेट्स डू दैट। तो लेड नाइट्रेट मैंने ले लिया, मैंने हीट प्रोवाइड कर दी, मैंने देखा कि यहाँ से PbO लेड ऑक्साइड जनरेट होगा और नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, ठीक है। और ये मैंने देखा था कि ये वही वाला रिएक्शन है, आपको याद दिला दूं, जिसमें मेरी टेस्ट ट्यूब ब्राउन हो गई थी NO2 की वजह से, है ना, ये वही वाला रिएक्शन है। तो इसमें हम देखेंगे कि ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इवॉल्व होंगे और ये मैंने लिख दिया कि डिकम्पोज होके ये प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ओके। सेकेंड वाला मेरे को बोल रहा है कि नेचुरल गैस जब बर्न होती है एयर में तो वो बताओ, और इनके बैलेंस इक्वेशन भी लिखनी है। पहले मैं रिएक्शंस लिख लेती हूँ। मैंने देखा CH4 गैस यानी मीथेन बर्न आउट हुई, तो देखो वो पहले भी क्वेश्चन आया था इससे, है ना, इफ़ यू रिमेम्बर। तो CH4 बर्न आउट होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, CO2 एनर्जी और H2O यहाँ से प्रोड्यूस होगी। तो ये इससे मुझे पता चला कि ये एक कौन सी प्रोसेस है, ओके। सो नेचुरल गैस मीथेन बर्न होगी एयर में, तो वो क्या क्या प्रोड्यूस करेगी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट और एनर्जी, हीट एनर्जी यहाँ से आएगी। तो ऑब्जर्वेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो कि इवोल्यूशन ऑफ हीट कर रही है, क्योंकि हमने इसको हीट प्रोवाइड की है, दैट्स व्हाई इट्स एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन मुझे बोलता है कि ए वाला पार्ट इसका कि नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फॉर्म करती है कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर। तो हमें इसको बैलेंस करनी है। पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेंगे सिंपली, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड इज आर HNO3 प्लस CaOH का वोल्ट वाइज गिव्स अस CaNO3 का वोल्ट वाइज प्लस H2। अब मेरे को इसको बैलेंस कर देना है, मैंने आपको बैलेंसिंग सिखाई हुई है, तो इट्स योर होमवर्क कि आपको इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करके ये इक्वेशन फॉर्म होगी। सेकेंड इज अगेन ये वाला है कि भाई सोडियम क्लोराइड रिएक्ट कर रही है तुम्हारी सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट दे रही है, तो आप बैलेंस कर लोगे तो ये इक्वेशन निकल के आएगी। ये भी आपका होमवर्क है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मेरा बोल रहा है कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमें दी हुई है विच इज CO2 plus H2O in presence of sunlight and chlorophyll gives us what? C6H12O6 which is our glucose, O2 and H2O। ठीक है, तो हमें इसको बैलेंस कर देना है। ये काम भी आप कर लेंगे बिकॉज बैलेंसिंग आप कर सकते हो, एक एक करके आपको सबको बैलेंस कर देना है और लास्ट में लिख देनी है बैलेंस इक्वेशन। और चेक करना बिल्कुल नहीं भूलना कि सारे मेरे एटम्स बैलेंस हैं दोनों साइड, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड या फिर नहीं। तो ये बैलेंसिंग वाले आप करेंगे ये दोनों, और इनके आंसर्स मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट वाला ये है, इसका आंसर ये आएगा, आप चेक कर सकते हैं, और सेकंड वाला मेरा ये आएगा। ओके, लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोलता है कि व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। क्या होता है? तो कुछ नहीं होता, ये मैंने रिएक्शन पहले भी किया हुआ है। इसमें होता क्या है भाई, FeSO4, ये जो मेरा फेरस सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं इनमें 7H2 होते हैं, और ये हीट करने पे अपना वाटर लूज कर देता है, और वाटर लूज करने पे ये जो है मेरे ग्रीन क्रिस्टल वाइट में मतलब
ये ग्रीन कलर का होता है फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन। और जब ये क्रिस्टल्स ऐसे ही मतलब सॉल्यूशन ही बेसिकली फेरस सल्फेट की क्रिस्टल्स ग्रीन कलर के होते हैं, और जब हम उनको हीट करते हैं तो वो पानी छोड़ देते हैं, पानी वहाँ से निकल जाता है और वो फेड अप हो जाते हैं, वो वाइट या ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। और Fe2O3 वहाँ पे मेरा बच जाता है। SO2 और SO3 गैस जो कि हार्मफुल भी हो सकती है, ये रिलीज होती है ना। जिनका ऑर्डर जो है एक मतलब SO2 और SO3 इनका ऑर्डर कैसा होता है, इनकी आपको महक आएगी कि जैसे कपूर जल रहा हो, सल्फर बर्न करते हैं ना नवरात्रों में, वो वाली आपको स्मेल आएगी। या फिर कपड़ों में सल्फर रख देते हैं वो वाली, ताकि कपड़े बेकार ना हो, मतलब उनमें वो ना रिएक्शंस वगैरह वो ना हो। अरे आई मीन वो कपड़े जो हैं उनमें स्मेल ना, मतलब वॉर्म्स वगैरह ना। सॉरी इतना टाइम लग गया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है अगेन। देखो बैलेंसिंग तो आप ही करोगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। आगे क्या बोल रहा है, स्टेट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच इट इज क्लासिफाइड। हाँ ये वाला मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरी इक्वेशन बनेगी, बैलेंसिंग की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे बस देखो Na2 बस, मतलब यहाँ पे 2 नहीं होगा, चलो मैं ये बता देती हूँ, इतनी आसान सी है। Na मेरे पास एक है, इधर इधर 2 है, तो 2 कैसे बनेगा, 2 आगे लगा दो, बाकी आप चेक करोगे तो सब बैलेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखते तो Cl और Na ही बैलेंस नहीं था, और दोनों साथ में बैलेंस हो जाएंगे 2 लगाने से। अब पूछ रहा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन बता दो, तो भाई मैं इतना देख सकती हूँ कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं रिएक्टेंट्स के बीच में। Na मेरे पास Cl के साथ जाके कंबाइन हो गया और Ba के साथ SO4 हो गया, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने एक को अकेला नहीं छोड़ा है, ठीक है। अब देखो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि BaSO4 जो है ना, ये एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है उसके अंदर, वाटर के अंदर, इसलिए इसको प्रेसिपिटेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि जो कॉपर वायर होता है बर्न होने पे कोट हो जाता है ब्लैक सब्सटेंस से, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें मुझे केमिकल इक्वेशन लिखनी है पहले तो केमिकल इक्वेशन में ये वाली लिख दूंगी कि भाई कॉपर होता है वो ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, जब हम मतलब उसको हीट करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर 2CuO देता है, ठीक है। सेकंड वाला बोलता है हमें कि भाई बताओ कि ये केमिकल चेंज रिवर्स कैसे कर सकते हैं। तो ये हमने देखा था कि भाई तुम्हें CuO लेना है, उसके साथ क्या करना है, हीट कर देना है। तो हाइड्रोजन के साथ जब तुम इसमें मतलब हाइड्रोजन गैस पास कर जाते हो तो तुम देखते हो Cu तुम्हारा वापस से आ गया है कॉपर, और H2O गैस रिलीज हो गई साथ में। तो ब्लैक कोटिंग जो हुई थी ना कॉपर पे, वो दोबारा से ब्राउन में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है, वो बोलता है कि डिफाइन करो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहले हम इतना ही देखते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डिकम्पोजिशन हमने पढ़ा है कि भाई कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन इज लाइक कंबाइन होना, तो मेरे 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट दे तो वो कॉम्बिनेशन। और डिकम्पोजिशन उसका जस्ट अपोजिट, मतलब क्या करना है, जब एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है या सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में या फिर प्रोडक्ट में, जहाँ पे एनर्जी सप्लाई करी जाती है इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हम एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे अपने रिएक्टेंट को जो कि सिंगल था, और वो 2 से ज़्यादा या 2 रिएक्टेंट वो देगा, सॉरी प्रोडक्ट देगा, ठीक है। इसमें हम एग्जाम्पल भी लिख देंगे कि भाई बाय हीट
से ये हो जाता है, लाइट से ये हो जाता है, सनलाइट जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का ये रिएक्शन। ये था ये सारे में कि भाई हीट लाइट और उसका बताओ। सेकंड वाला बोलता है, सेकंड ऑप्शन इसमें मतलब सेकंड पार्ट सॉरी, कि decomposition of vegetable matter into compost is considered as an exothermic reaction क्यों? तो ये मैंने पहले भी देखो क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, जो जब कंपोस्ट डिकम्पोज हो जाता है और कंपोस्ट बन जाता है, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये इन्होंने बताया। लेकिन पूछ रहे थे क्यों? इसलिए है क्योंकि वो एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज करता है ब्रेक डाउन होने के दौरान, जो कि ऑर्गेनिक मैटर जब तुम्हारा ब्रेक डाउन होता है तब वो हीट एनर्जी रिलीज करता है। इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट रिलीज होती है। ठीक है गाइस, इतना हो गया। अब देख लेते हैं हम अपना इसका बी पार्ट। बी पार्ट बोल रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों जस्ट अपोजिट बोला जाता है कॉम्बिनेशन के, वो मैंने आपको अब भी एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, अब आगे पूछ रहा है राइट वन केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन लिखो ईच फॉर दीज टू टाइप्स, दोनों के लिए एक एक। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखो इसके लिए आप लिख सकते हो कॉम्बिनेशन के लिए, और डिकम्पोजिशन के लिए लिख सकते हो। वेट, आगे भी देख लेते हैं। मेंशनिंग द नेम ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नेम भी इन्वॉल्व होने चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख दोगे, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, ये दोनों, डेट्स इट। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 अगर हम अपना देखेंगे तो बोलेगा हाउ इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, अगर आपने अभी सुना होगा तो मैं एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ इन फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये रहा भाई, देख लो। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है तुम्हारा लेस रिएक्टिव को। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स स्विच कर देते हैं अपने प्लेसेस को, मतलब आयन एक्सचेंज होता है उसमें और नए कंपाउंड फॉर्म होते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वन डिस्प्लेसमेंट टेक्स रिप्लेस्ड, मतलब एक डिस्प्लेसमेंट होता है, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है और ऐसा होता है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं, वहाँ पे एक हो रहा था, यहाँ पे दो होते हैं, मतलब ए डी के पास जाएगा, बी सी के पास, मतलब ऐसा कुछ, ए सी के पास, लेट्स से बी डी के पास। चेंज ऑफ कलर टेक्स प्लेस, नो प्रेसिपिटेट फॉर्म। चेंज ऑफ कलर होता है डिस्प्लेसमेंट में और प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता, इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। मेटल रिएक्ट करते हैं सोल्ट के साथ ऑफ अनदर मेटल, और सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ टू डिफरेंट मेटल रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। ये मेरे पास एग्जांपल्स है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं अपने 21st क्वेश्चन पे। ये बोलता है कि कौन सा चेंज जो है वो ऑब्जर्व करा जाता है जब कॉपर पाउडर हीट होता है चाइना डिश में। तो हमें नेम करना है, उसका नाम देना है फेनोमेना का, एंड राइट द बैलेंस्ड रिएक्शन, हमें बैलेंस रिएक्शन भी लिखनी है। ठीक है, तो और ये कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द चेंज ऑब्जर्व व्हेन द कॉपर वेयर्स लूज शाइन इन मोस्ट एयर। हमें ये सब चीजें एक्सप्लेन करनी है और नाम बताना है कोटिंग का और कलर का। तो गाइस आंसर हम देख लेते हैं। जब कॉपर पाउडर हीट होता है चाइना डिश में, तो वो उसकी जो शाइनी ब्राउन अपीयरेंस होती है ना, वो ब्लैक कलर की पड़ जाती है, उस पर रस्ट, मतलब कोरोजन हो जाता है, सॉरी रस्ट नहीं, कोरोजन। क्योंकि कॉपर जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और वो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। इसी फेनोमेना को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं या कोरोजन बोल देते हैं। ठीक है गाइस,
देखो ऑक्सीडेशन में होता क्या है, ऑक्सीडेशन में मेरा Cu ने ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन या लूज ऑफ हाइड्रोजन इज बेसिकली ऑक्सीजन। अब जब कॉपर वेयर्स लूज कर देते हैं अपनी शाइन को एयर में, मतलब जब एयर मॉइस्ट होती है उसमें, तो वो कोट हो जाते हैं ग्रीन लेयर से या फिर बेसिक कॉपर कार्बोनेट से। कॉपर कार्बोनेट है CuCO3, ठीक है, जो कि फॉर्म कर होता है किसकी वजह से, रिएक्शन की वजह से, कॉपर का कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर की प्रेजेंस में। तो इसीलिए हीटिंग कॉजेज ऑक्सीडेशन फॉर्मिंग ब्लैक CO, ठीक है, वेयर एज एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर फॉर्म्स अ ग्रीन कोटिंग। इसीलिए वहां पे तो मेरा हीट करने पे ऑक्सीडेशन हो रहा था और ब्लैक लेयर फॉर्म हो रही थी, और यहाँ पे अगर मैं मॉइस्ट एयर में देखूं तो मेरा वो ग्रीन लेयर फॉर्म होती है, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 22 हम आ चुके हैं। लेट्स सी क्या हो रहा है। तो गाइस लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 22। ये मेरा क्वेश्चन बोलता है कि वाई डू वी बैलेंस, हम क्यों बैलेंस करते हैं एक केमिकल इक्वेशन को। नेम एंड स्टेट द लॉज दैट सजेस्ट द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मुझे लॉ बताओ। लॉ हमने पढ़ा हुआ है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है, वो हम एक्सप्लेन कर देंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मास, भाई वो तो बोलता है देखो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नो बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मास हम बना नहीं सकते, हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो इक्वल रहता है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, ठीक है। अब हमें ये बैलेंस भी करनी है, तो केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस रहती है टू इंश्योर, इसलिए क्योंकि हमें क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कराना है, जो कि कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस कर देंगे। इसको बैलेंस करने के लिए अगेन Zn इधर 3 है, इधर नहीं है, तो मैं यहाँ 3 बना दूंगी, तो ये मेरा इतना बन गया। अब मैं देखती हूँ PO4 कितना है, ये P मेरे पास 2 है, P तो 2 ही है, सही है, मतलब P2 सॉरी इधर देखेंगे P तो 2 है, इधर P2 नहीं है, तो 2 बनाने के लिए आगे 2 लगा दिया मैंने, आगे 2 लगा दिया, ठीक है। ये ऐसी बन गई थी मेरे पास। तो 2p है, 4 2 ज़ा 8, 8 ऑक्सीजन है, 8 ही ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन बच रहा 3 2 6 3 2 6, इट्स बैलेंस, ठीक है। ये करना था। सेकेंड वाला बोलता है मेरे को डिफाइन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मैंने अभी डिफाइन किया था ऊपर, अब आगे देखेंगे। गिव इट्स एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल तो वहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया था BaSO4 वाला जो रिएक्शन था, ठीक है। Then and also express the reaction that occurs in the form of balanced chemical equation। भाई वही है, BaSO4 वाला लिख दो और इसको एक्सप्लेन कर दो कि भाई BaSO4 वाइट प्रेसिपिटेट है जो कि इनसॉल्युबल होता है। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 23, ये मेरे को बोलता है कि बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है आपको, ठीक है। इस मतलब उसकी फर्स्ट बोलता है कि स्टीम पास हो रही है तुम्हारी रेड हॉट आयरन में, ठीक है। Fe प्लस H4H2O हीट हम पास कर रहे हैं, देन मेरा Fe3O4 प्लस 4H2 फॉर्म होगा। जब हम स्टीम पास करते हैं, स्टीम वाटर की हम मतलब स्टीम फॉर्म में ले रहे हैं वाटर, तो फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। नाउ सेकेंड बोलता है नेचुरल गैस बर्न होती है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ग्लूकोज रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ सेल्स में। ये वाला रिएक्शन देख लो, C6H12O6 O2 के साथ रिएक्ट करेगी तो मेरा CO2 प्रोड्यूस होगा, H2O और एनर्जी। ये एक रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस है और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही आ गया
कि आपको एक्सप्लेन करना है रेस्पिरेशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक क्यों है। एक्सोथर्मिक इसलिए भाई क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है हीट की फॉर्म में। हमें केमिकल रिएक्शन भी लिखना है, देखो भाई ये मैंने लिख दिया। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट जब ग्लूकोज रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ हमारी सेल्स, बॉडी की सेल्स में, और वो रिलीज कर रहा है एनर्जी को। वो यूज हो रही है एनर्जी हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा टू परफॉर्म वेरियस लाइफ फंक्शंस, ठीक है। इसलिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, वही जो मैंने आपको बोला। अब आ जाते हैं 2024 के क्वेश्चंस पे। सो लेट्स डू गाइस, लेट्स डू इट। तो गाइस मेरे को क्वेश्चन बोलता है सेलेक्ट करना है आपको इनमें से कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सा है जिसमें सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो लाइट है। ओके गाइस, तो लेट्स सी। मैं नीचे से लेके चलूँ क्या, नीचे से लेके चलूँ ऊपर से, चलो ऊपर से ही चल लेते। FeSO4 देखो भाई FeSO4 वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि FeSO4 में मैंने हीट एनर्जी का यूज करा था। देन H2O वाला भी नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई थी। इस वाले में मेरी क्या हुई थी, लाइट यूज हुई थी। एंड लास्ट वाले में मेरी अगेन हीट यूज हुई थी। तो गाइस C वाला इज करेक्ट। देख लेते हैं। C इज करेक्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स लाइट एनर्जी, और लाइट एनर्जी ना मैं आपको बता दूं मैंने वो यूज करी थी सनलाइट, बट लाइट एनर्जी तो यही है। तो उसमें वो सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक डाउन हुआ था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोलता है कि 2 ml मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया और उसमें थोड़े से पीसेस ऐड करे जिंक के, वही वाला जिंक वाला आ गया। ओके, तो क्या होगा, तो वो गर्म हो जाता है। तो रिएक्शन जो ओकर हुआ है इसमें, इसको हम रिटर्न करना है बैलेंस फॉर्म में। तो वो कैसे होगा, इनमें से बैलेंस कौन सा है। देखो भाई बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं सिंपली। Na जिंक जिंक ऑक्सीजन, भाई बैलेंस ही नहीं है। देखो इधर 2 है इधर 1, ये तो है नहीं। 2 Na ठीक है, चलो ऑक्सीजन 2 ठीक है। Hb 2 है। जिंक भी 1 है। तो यही तो है बैलेंस इक्वेशन, बस तो बी वाला लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास आ चुका है। वो बोलता है कि सिलेक्ट करना है आपको इन प्रोसेसेस में से कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस में हो रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जिसमें मेरे 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट दे। ओके गाइस, तो पहला वाला है ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी। ये तो हमने लास्ट में पढ़ा था और ये कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये हमने पढ़ा हुआ है। बर्निंग ऑफ कोल का रिएक्शन होता है C+O2 देता है CO2, यस इट इज। बर्निंग ऑफ मीथेन, उसमें मेरा CH4 प्लस मेरा O2 होता है और वो CO2 और H2O वगैरह देता है, तो वो भी नहीं है। डाइजेशन ऑफ फूड भी मैंने देखा हुआ है, वो भी नहीं होता है। ओके गाइस, सो मेरा बी ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे बोलता है इन केसेस को देखो, ठीक है, और बताओ कि न्यू प्रोडक्ट विल फॉर्म आर, कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो नए प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। कंसिडर द फॉलोइंग केसेस। ओके, सीए मतलब किसमें नए नए प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो हमें बताना है। तो भाई देखो नया प्रोडक्ट किस किस में फॉर्म होगा आपको बताते हैं। तो नया प्रोडक्ट कब फॉर्म होगा, जब तुम्हारा एक डिस्प्लेस कर सके किसी को, है ना। ओके गाइस, लेट्स डू दैट। इस मेरा नया प्रोडक्ट डी वाले में हमने पढ़ा हुआ है कि भाई
यहाँ पे फॉर्म होगा, लेट्स सी आंसर देख लेते हैं। नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा तब जब मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से। तो बी और डी वाले में कैल्शियम और मैग्नीशियम है ना, बी और डी वाले में तो कैल्शियम और बी और डी, ठीक है। या सो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है, ये तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये सक्सेसफुली डिस्प्लेस कर सकते हैं, है ना। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मेरे बाकी करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें टेंडेंसी नहीं है। मेरा एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए नहीं होगा रिएक्शन, इसमें मेरा कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए नहीं होगा। ये दोनों कर देंगे क्योंकि कॉपर और जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, वो मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर देंगे क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के मेरे सामने आ चुका है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करो भाई कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं पहले। H2S गैस मतलब ये रिएक्ट करके H2 और सल्फर प्रोड्यूस कर रहा है। तो पहला मेरे को बोलता है कि H2S गैस एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है। आपको बता दें कि आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट है इसका उल्टा। मतलब समझ लो, पहले ये देख लो कि आपको समझ के आ रहा है। देखो H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान रखना है हमें। तो H2S रिड्यूसिंग एजेंट है, SO2 क्या होगा फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमें यही ढूंढना है बस। SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2S रिड्यूसिंग एजेंट है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मेरे को पता कैसे चला कि ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे, क्योंकि H2S में ऑक्सीजन जुड़ गया है, यहाँ H2O फॉर्म हो गया, तो ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन क्या होता है मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसका उल्टा जस्ट ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। मेरे को ये रिएक्शन देखना है। इसमें बोल रहा है कि Al2O3 जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये दे रहा है, हमें बैलेंस करनी है। ये बैलेंसिंग मैंने आपको पहले भी सिखाई हुई है, सो यू हैव टू डू दैट। ठीक है गाइस, हमें सिंपली स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है, ABCD हटा दो, बाकी सब लिख दो, देन इसको सिंपली बैलेंस कर दो एक एक करके। पहले मेटल्स को बैलेंस करेंगे, देन अगेन जो लेफ्ट आउट पार्ट है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि हमें बताओ कि कौन सी रिएक्शन डिफरेंट है इन सारों में से, इन मतलब लेफ्ट आउट 3 में से, और क्यों। क्यों पूछा है हमसे? नहीं, हमें बस ऑप्शन पूछ रहा है। ओके, 2024 का क्वेश्चन है, लेट्स सी गाइस। तो पहला वाला बोलता है कि NaCl और AgNO3 रिएक्ट करेंगे तो AgCl और NaNO3 फॉर्म करेगा। ओके गाइस, ठीक है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, आप देखो तो ये इसके साथ कंबाइन हो गई, ये इसके साथ CaOH2O के साथ। ओ गाइस, यहाँ पे कुछ तो लोचा है, देखो मतलब एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके गाइस, यहाँ कॉम्बिनेशन, यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट। अब आगे के कंबाइन हो गया H2SO4 वो मतलब SO4 के साथ HSO4 के और HNO3, डबल डिस्प्लेसमेंट। अगेन Zn इसके साथ S के साथ और H2Cl2 कंबाइन हो गया, 2HCl फॉर्म कर लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये डबल डिस्प्लेसमेंट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वाला कॉम्बिनेशन है। ओ गाइस, सो बी वुड बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, यही एक्सप्लेनेशन थी। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है हमसे कि देखो ये मेरा रिएक्शन है, द अबव रिएक्शन इज, ये ऊपर वाला रिएक्शन कौन सा है, हम एक एक देखते हैं। डीकम्पोजिशन है क्या? डीकम्पोजिशन में क्या होता है? डीकम्पोजिशन में होता है भाई एक
प्रोडक्ट मेरा टूट के देता है। नहीं भाई, एक प्रोडक्ट मतलब एक रिएक्टेंट तो था ही नहीं, तो ये डिकम्पोजिशन तो है ही नहीं, क्योंकि इस एक नहीं टूटा है। डिस्प्लेसमेंट है क्या? डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट में सिंपली होता है कि मेरा मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है। जिंक ने रिप्लेस कर दिया, देखो किसको? हाइड्रोजन को। हाँ भाई कर दिया, हाँ यही है सेकेंड वाला। सो बी वुड बी आर करेक्ट ऑप्शन। आगे देखने की जरूरत नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं है देखो, क्योंकि दो कंपाउंड कंबाइन होके एक नहीं दे रहे हैं, इसके साथ ये भी है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, क्योंकि भाई दोनों चीज़ें थोड़ी H2 के साथ कुछ है ही नहीं, तो इसलिए। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 9। ये मेरे को बोलता है कि भाई बैलेंस कर दोगे तुम इस इक्वेशन को। तो भाई देखो, बैलेंसिंग तो तुम करोगे, वो मैंने आपको बताया हुआ है। पहले मेटल बैलेंस कर लो, एक्स वाई जेड को हटा दो, पहले स्केलेटन लिख लो, फिर भाई एक एक करके मेटल, पहले मेटल बैलेंस यहाँ पे हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर उन्हें एक बार रीचेक कर लो सिस्टम को। ये मेरे पास होता है और कुछ नहीं होता गाइस। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे पास निकल के आ चुका है। तो आपको बताना है कि कौन सा इनमें से रेडॉक्स रिएक्शन है और कॉम्बिनेशन नहीं है, क्यों नहीं है कॉम्बिनेशन, और रेडॉक्स क्यों है। ओके गाइस, C+O2 मैं देखूंगी तो CO2 प्रोड्यूस हुआ है। भाई देखूँ तो भाई साफ सी बात है, ये क्या है, C से CO2 बन गया, ये तो देखो नहीं है, ये ऑक्सीडेशन है। सेकंड देखूँ तो H2 से H2 प्रोड्यूस हो गया अगेन, ये भी रेडॉक्स कंसिडर नहीं हो सकता है। Mg से MgO, भाई ये भी ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन है। अब देखते हैं, FeO3 था, मतलब ऑक्सीजन था, Fe बच गया भाई, रिडक्शन हो गया। CO से CO2 ऑक्सीजन गेन हो गया, डिसलाइक ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में है भाई, रिडॉक्स है। डी वाला बता दिया मैंने, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन्वॉल्व होते, दोनों चीज़ें हो रही होती है, वो मेरा रिडॉक्स होता है, ये मैंने लिख दिया। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं सब्सटेंसेस के बीच में, यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी में हो रहा है। और ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि देखो इधर गेन हो रहा है, इधर लूज हो रहा है, या जो भी है, इसलिए ये मेरा रेडॉक्स रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन क्यों नहीं है? कॉम्बिनेशन इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा दो या दो से ज़्यादा कंबाइन होके एक प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे दो प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट कॉम्बिनेशन। अब देख लेते हैं हमारा 11th क्वेश्चन। ये बोलता है नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमें केमिकल रिएक्शन का टाइप बताना है। सो गाइस, केमिकल रिएक्शन का टाइप बताना है। केमिकल ऑक्साइड मतलब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो भाई हम देख लेंगे CaOH का होल ट्वाइस, ये मैंने आपको बहुत रटवाई थी। स्लैग लाइन फॉर्म हुआ है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि दो कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, दैट इज CaOH का होल ट्वाइस। और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस का भी वो है आपका एग्जाम्पल, अगर गाइज आपको थोड़ा भी पता हो तो। ठीक है गाइज, कोई बात नहीं। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट हमारा बोलता है कि हमें एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है ईच ऑफ केमिकल रिएक्शन का, जिसके अंदर हमारा ये रिएक्शन मतलब ये चीज़ें हो रही हो। चेंज इन कलर, भाई मैंने आपको पहले ही बोला था जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी चैप्टर कि देखो इससे क्वेश्चन आने वाला है, और वहाँ पे मैंने आपको बहुत मस्त तरीके से एक्सप्लेन करा था। चेंज इन कलर का हम ये वाले लिख देंगे कि Fe प्लस CuSO4, CuSO4 ब्लू था, ये ग्रीन में टर्न हो जाएगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है गाइस। अब सेकेंड वाले का है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मेरे पास ये वाला है, NaOH HCl के साथ रिएक्ट करेगा, NaCl और H2। ठीक है, या फिर और भी रिएक्शन जिसमें हमारा चेंज इन टेम्परेचर हो रहा हो, डेट कैन बी कंसिडर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट BaSO4 वाला लिख दो या फिर ये वाला लिख दो। ठीक है गाइस, ये भी था मेरा रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब तुम्हारा इससे देखो, पहले मैंने बताया था आपको गाइस कि इससे क्वेश्चंस आएंगे,
आए थे तो ये है। तो मैग्नीशियम रिबन बर्न आउट होता है एयर के साथ, तो ऐश देता है वाइट कलर की। ठीक है भाई, सही बोल रहा है। तो राइट द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हमने लिख दी। केमिकल नेम लिखना है ऐश का। ऐश प्रोड्यूस हुई है MgO, जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है। स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है भाई, दो कंबाइन होके एक दे रहा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जस्टिफाई करना है आंसर। दो कंबाइन हो रहे हैं और एक दे रहा है प्रोडक्ट, दैट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है। स्टडी करना है हमें इस एक्सपेरिमेंट को। अच्छा ठीक है। इस डायग्राम से इसका केमिकल इक्वेशन लिखनी है, केमिकल रिएक्शन जो भी हो रहा है उसमें। ठीक है भाई। नेम करना है, इसका नाम क्या है रिएक्शन का, और डिफाइन करनी है। ओके गाइस। फिर हमें करना है लिस्ट 2 अदर मेटल दैट कैन बी यूज। ठीक है, हमें बताना है कि भाई और कौन कौन से मेटल यूज हो सकते हैं आयरन की जगह। और टू शो द सेम, इसी टाइप के रिएक्शन को शो करने के लिए कॉपर सल्फेट के साथ और कौन कौन से दो मेटल यूज हो सकते हैं। भाई कॉपर सल्फेट के साथ तुम वो यूज करोगे जो कि Cu को डिस्प्लेस कर दे। ठीक है, मतलब Cu से ज्यादा रिएक्टिव होने चाहिए। सबसे पहले मैं ये रिएक्शन लिख दूंगी। Fe और कॉपर सल्फेट इन्होंने बता दिया, मैं समझ गई थी, पर मैं ये रिएक्शन देख के भी समझ जाऊंगी। तो मैं डिस्प्लेस करके, मतलब ये मेरा Cu डिस्प्लेस कर दिया इसने आयरन ने, ये रिएक्शन हुआ। यहाँ पे मैं समझ गई डिस्प्लेस करा तो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलता है कि जब देखो हाईली रिएक्टिव आपका लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दे सोल्ट सॉल्यूशन से, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और मेरे को बोला था दो ऐसे ही मेटल बताने हैं जो कि CuSO4 में यूज हो सके और डिस्प्लेस कर सके। तो भाई दो क्या, तुम जिंक ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, कैल्शियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो। जो अदर मेटल है जो कि यूज हो सकते हैं इन प्लेस ऑफ आयरन टू शो द सेम टाइप ऑफ रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट आर दीज, क्योंकि वो उससे ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गाइस। हाँ, आई थिंक आप एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, बट वी कैन बस होने ही वाला है। 2 क्वेश्चंस और करने हैं, देन हम अपने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके होंगे गाइस। Can you realize this? How's the जोश? Hi sir. Okay guys, let's do that. क्वेश्चन बोलता है दो स्टेटमेंट दी हुई है आपको, लेवल A और R, इनको पढ़ो। ठीक है भाई, पढ़ लेते हैं। मेरे को रीजन बोल रहा है सेलेक्ट, मतलब पहले A पढ़ लेते हैं, सॉरी। ओके गाइस, वन लेबल्ड एज A एंड अदर लेबल्ड एज R सेलेक्ट करना है। ओके, ABCD में कंफ्यूज हो रही थी, दिमाग नहीं चल पा रहा गाइस, कोई नहीं। एसर्शन देख लेते हैं। एसर्शन बोलता है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है जब जिंक रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ। अच्छा, तो आपको ना ऐसे कंफ्यूज नहीं होना भाई, रुक जाओ एक मिनट, थम जाओ। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है जब आपका जिंक रिएक्ट करता है नाइट्रिक। ओके, HNO3 के साथ जब मेरी क्या, किसके साथ, जिंक के साथ। ओके गाइस, तो हाँ ZNO3 और H2 गैस इन्वॉल्व होती है। सही कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा। ठीक है गाइस, ओके। आर देख लेती हूँ मैं। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। ये भी सही बोल रहा है, अगर आप रिएक्शन ध्यान से आपने पढ़ी होगी तो आपको रियलाइज होगा। तो ए और आर दोनों ही हैं, तो देखो करेक्ट। अब अगर देखा जाए तो दोनों में नाइट्रिक एसिड आ रहा है और हाइड्रोजन की बात हो रही है। और अगर आपको पता है तो आपको ये भी पता होगा कि भाई यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यानी देखो, ये जो मेरे को स्टेटमेंट दे रखी है ना, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है जिंक के साथ जब रिएक्ट करता है तुम्हारा नाइट्रिक एसिड, ये बात तो सही है। और नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाती है तो भाई जो हाइड्रोजन गैस है वो प्रोड्यूस करती है वाटर और इटसेल्फ खुद रिड्यूस हो जाती है। मतलब जब तुम HNO3 जो कि तुम्हारा प्रोड्यूस हुआ था उसमें तुम क्या करते हो,
H2 गैस ऐड कराओगे तो वहाँ से H2O निकल जाएगा, H2O फॉर्म होगा, और क्या होगी वो रिड्यूस हो जाए, मतलब HNO3 मेरा रिड्यूस हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, इधर NO2 फॉर्म होती है। गाइस ये था मेरा क्वेश्चन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। लास्ट वन क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। दिस इज आर कि भाई व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है डिस्क्राइब करनी है आपको, वन एक्टिविटी ईच, ठीक है। अगेन वही वाला क्वेश्चन है गाइस, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में हम लिख देंगे कि भाई देखो मेरा PbNO3 का वोल्ट वाइज था, 2Ki के साथ रिएक्ट करा तो PbI2 और 2KNO3 फॉर्म हुआ। यहाँ पे ये येलो में कन्वर्ट हो चुका था। ये जो था इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिया था पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है गाइस। ये दोनों ही वाइट कलर के थे, या कह सकते हैं कलरलेस थे। तो जब मैंने ये दोनों रिएक्ट करे तो ये येलो कलर का PbI2 फॉर्म हुआ, जो कि एक PPT है, प्रेसिपिटेट है, इंसॉल्युबल है वाटर में। तो ये मेरा चेंज इन कलर हो गया, क्योंकि भाई वाइट या फिर कलरलेस से येलो में टर्न हो गया। सेकंड बोल रहा है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर भाई स्लैग लाइन वाला वो तो रटा होना चाहिए आपको गाइस, उसमें कुछ नहीं है। CaO था मेरा क्विक लाइम, ठीक है, जिसको क्विक लाइम बोलते हैं। H2O के साथ रिएक्ट कर हुआ तो CaOH का वोल्ट वाइज फॉर्म हुआ, जिसको हम स्लैग लाइम कहते हैं, और हीट इवॉल्व हुई। दैट्स ऑल फॉर आवर PYQ सेशन। ये मेरा पार्ट 1 था। देन हम पार्ट 2 करेंगे, और हम कर चुके होंगे 2020 से 2025 तक के सारे PYQs, जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड थे। और इनफैक्ट इन रियल बोलूँ तो हम सब मतलब कवर्ड कर चुके होंगे। NCERT के सारी चीज़ें हम कवर कर चुके होंगे, इम्पोर्टेंट वन। दैट्स ऑल फॉर आवर वीडियो। कैसी लगी आपको हमारी ब्यूटीफुल सी वीडियो गाइज? आई होप आपने एंजॉय किया होगा, है ना गाइज? सो स्टूडेंट, these were the most expected questions. If this video helped you, please don't forget to like, share and subscribe. Next video will be on the second part of it, and we will cover whole left out questions. That's all for our video guys. Take care. Goodbye. Bye bye. See you soon guys.